हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए हों तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, यानी कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, या हम बोल सकते हैं कि किसे कहते हैं वर्ण। तो देखिए, परिभाषा देखिए पहले। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों के आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है हिंदी भाषा की। तो वर्ण क्या होते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर वर्णों को व्यवस्थित रूप से, मान लीजिए कि वर्ण है, एक वर्ण ये है, एक ये है, इस प्रकार से हैं। अगर इनको हम व्यवस्थित रूप से रख लें कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से अगर रख लें इसको, तो ये जो समूह बनता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है पूछने वाला। एक तो पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं। एक पूछ सकता है कि हिंदी की जो बाल पोथी होती है उसमें कितने होते हैं। और एक पूछ सकता है कि जो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी हिंदी लिपि होती है, उसमें कितने वर्ण होते हैं। तो पहले देखते हैं कि वर्णमाला में कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं तो आप इसका उत्तर देंगे 44। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की बाल पोथी में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप इसका उत्तर देंगे 49। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं तो आप इसका देंगे उत्तर 52। आगे हम काउंट करेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से होते हैं, बाल पोथी में कौन कौन से होते हैं, देवनागरी लिपि में कौन कौन से होते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है? 44, बाल पोथी में होती है 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में होती है 52। अब बात करते हैं कि जो वर्ण होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो देखिए, वर्ण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिसका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकें, और जो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के द्वारा किया जाता है। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सके। अगर इनको उच्चारित करना होता है तो हम इन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। स्वरों की संख्या होती है 11, जबकि मात्राओं की संख्या होती है 10। तब आगे हम देखते हैं कि स्वर तो कौन कौन से होते हैं 11, और इनकी जो मात्राएं होती हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनकी होती है संख्या 10। तो स्वरों की संख्या जो होती है ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, औ, औ। ये तो हो गए 11 स्वर। अब बात करें कि इनकी जो मात्रा होती है वो कौन कौन सी होती है जिनकी संख्या 10 होती है। तो देखिए, जो ए होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी जैसे मान लीजिए आ में आ की मात्रा है, छोटी ई में छोटी ई की मात्रा है। इस प्रकार से जो मात्राएं होती हैं वो तो होती हैं 10, और स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। तो यहाँ पे हमने नोट करके लिखा है कि ए एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए
कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, या मात्राहीन स्वर कौन सा होता है, तो आप उसका उत्तर देंगे ए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें क्या होता है कि जो ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री जो होते हैं, यानी कि जो चार होते हैं वो होते हैं ह्रस्व स्वर। इनको और क्या क्या बोल सकते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर या रूढ़ स्वर। लघु, मूल और रूढ़ किसको बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को बोलते हैं। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर। इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है दीर्घ स्वर। वो होता है आ, बड़ा ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ। ये होते हैं 7। इनकी संख्या होती है 7, जिन्हें गुरु, संधि या यौगिक स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, या हम कह सकते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे स्वर या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होता है। तो कैसे होता है, इनका जो उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की, व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 33। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। अगर आप व्यंजन लिख रहे हैं तो यह ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कै एक व्यंजन है, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, इसको कै और फिर हलंत लगाएंगे। ये लिखने का सही तरीका होता है। क्यों? क्योंकि जो कै होता है उसमें क्या होता है, कै प्लस ए। लेकिन हम यहाँ पे केवल किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो ए है इसको हटाएंगे, इसका मतलब ये कै इस प्रकार से लिखा जाएगा। व्यंजन के प्रकार की बात करें, इसके भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कैसे लेकर मैं तक। इनकी संख्या यानी कितनी हो गई, 25। जैसे कै, ख, ग, इस प्रकार से कैसे लेकर मैं तक होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं 4, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, स, है। इनकी संख्या भी होती है 4। तो इनकी जो टोटल संख्या कितनी हो गई, 33। 25 ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिलाकर व्यंजन कितने हो गए, 33। तो यहाँ पे अगर व्यंजन की बात करें तो ये हो गए 33, और स्वर कितने थे, 11। तो यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। यहाँ पे ये देखिए 33 तो हो गए व्यंजन, और ये 4 और 7 11 हो गए स्वर। अब बात करते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या हमने कितनी देखी, 33। यहाँ पे ये देखिए 25 देखी, 33 तो टोटल होती है। तो 25 जो होती है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनकी परिभाषा देखते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, उनको परिभाषित कैसे करेंगे। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे जीभ मान लीजिए, होठ मान लीजिए। इस प्रकार से अगर 2 अंग आपस में छूते हैं एक दूसरे को जब इनका उच्चारण किया जाता है,
तो ऐसे जो व्यंजन होंगे उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए 25। इनकी संख्या 25 होती है और इनको भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ख, ख, ग, घ, ण, चै, छ, जै, झ, ण, टै, ठ, ड, ढ, ण, तै, थ, द, ध, न, पै, फ, ब, न। इस प्रकार से कै वर्ग में, चै वर्ग में, टै वर्ग में, तै वर्ग में, पै वर्ग, सब में 5-5 होते हैं। ये 5 लाइन है, तो टोटल कितने हो गए? 25। फिर बात करते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ या मध्य में रहने वाला। या तो हम बोलेंगे कि अंदर की तरफ, या जो मध्य में रहता है, दो के बीच में रहता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की तरफ जाती है या प्रवेश करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4 हमने यहाँ पे देख लिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व। और हमने अभी हलंत के लिए बोला, तो इस प्रकार से इसका हलंत लगाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म, यानी कि ऊष्मा देने वाला। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि जो हमारी श्वास होती है, जो हम अंदर की तरफ लेते हैं, यहाँ पे क्या होगी? वो बाहर की तरफ निकलेगी, मुंह से बाहर की तरफ, वाष्प के रूप में या गर्म सांस के रूप में। इनकी संख्या भी 4 होती है। हमने यहाँ पे देखा श, श, स, है, तो ये 4 हो गए। इनकी संख्या भी 4 हो गई, इनकी संख्या भी 4 हो गई, और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 25, 4, 4, 33 हो गए व्यंजन। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। अब कैसे होता है? जैसे ये इनकी संख्या होती है 4। एक तो होती है श, त्रय, ज्ञ और एक रि, श्री। अब श में क्या होता है? ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, एक तो कै और एक श। याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। ये जो चारों हैं वो पूछे जा सकते हैं कि श का निर्माण किन किन से होता है। तो आप श का निर्माण जो होता है वो होता है कै और श से। त्रय का जो निर्माण होता है वो तय और रै से। ज्ञ का निर्माण होता है जय और ण से, इस प्रकार से। और श्रेय का जो निर्माण होता है वो होता है श और रै से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसका निर्माण किन से होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हमने अभी कितने काउंट किए? 33 व्यंजन, और 4 ये हो गए, और 11 स्वर हो गए थे। अब इनका स्थान देखते हैं कि जो श, त्रय, ज्ञ और स, ये शब्दकोश में कहाँ पे आते हैं। शब्दकोश क्या होता है? डिक्शनरी को शब्दकोश बोलते हैं हिंदी में। जैसे शब्दकोश में क्या होता है? पहले ए आता है, फिर बी, सी, डी, यानी कि ऐसे शब्द जिनका स्टार्टिंग ए से होता है, फिर बी से, सी से, डी से, इस प्रकार से होता है। और इसमें भी क्या होता है? जैसे पहले आएगा ए वाले शब्द, ए की बात कर रहे हैं, ए वाले, फिर ए बी वाले, फिर ए सी वाले, इस प्रकार से आते हैं। फिर इसके बाद भी जैसे मान लीजिए ए है, फिर ए बी है, इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे जो
श का कहाँ पे होता है, कै और ख के बीच में इसको रखा जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो स से शुरू होते हैं उनको पहले आएंगे कै से स्टार्टिंग वाले शब्द, फिर आएंगे श से स्टार्टिंग वाले शब्द और फिर आएगा ख। इस प्रकार से रखा जाता है। फिर त्रय को कहाँ रखेंगे, तय और थ के बीच में। यानी कि पहले तो आएंगे तय से स्टार्ट होने वाले शब्द, फिर आएंगे त्रय से स्टार्ट होने वाले शब्द और फिर आएगा थ। इस प्रकार से आएगा। ग इस प्रकार से ज और झ के बीच में आएगा। पहले ज से स्टार्ट होने वाले शब्द, फिर ग से और फिर झ से, इस प्रकार से। और श्रय से श और श के बीच में आएगा। अयोग वाह वर्ण क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अयोग वह शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, ऐसे वर्ण जिनका योग नहीं होता है और जो न तो व्यंजन है और न ही स्वर है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह शब्द। तो अयोगवाह शब्द हमने जान लिया कि क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अंग और एक होता है अह। ये दो होते हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। जो अंग होता है उसे बोलते हैं अनुस्वार और जो अह होता है उसे बोलते हैं विसर्ग। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। अब हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। अंग, अह इस प्रकार से आते हैं। यानी कि पहले जैसे मान लीजिए डिक्शनरी होती है हिंदी के अंदर, तो वहाँ पे आएंगे पहले अंग से स्टार्ट होने वाले शब्द, फिर आएंगे इससे स्टार्ट होने वाले, फिर चंद्र बिंदु जी उसके साथ लगी होती है वो वाले शब्द, फिर अह वाले शब्द और फिर आएगा ए। तो इस प्रकार से जो हिंदी की डिक्शनरी होती है उसमें पहले कौन आता है, अनुस्वार वाले शब्द, फिर विसर्ग वाले शब्द। तो हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती हैं और वो इस प्रकार से होंगे। अब जैसे ये तो हो गए स्वर, फिर अगर व्यंजनों की बात करें तो पहले क्या आएगा, कै, फिर चंद्र बिंदु वाले कै, फिर कै, फिर कै, इस प्रकार से आते हैं। अब बात करते हैं कि उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इसमें जीवा और मूर्धा आपस में स्पर्श करते हैं और तुरंत नीचे की तरफ गिरते हैं। ये दो होते हैं, एक तो होता है डै और एक ढै। देखिए ध्यान दीजिए, डै को कभी तो लिखते हैं हम नीचे बिंदी लगाकर और कभी लिखते हैं बिंदी नहीं लगाकर। यहाँ पे हमने बिंदी नहीं लगाई, यहाँ पे हमने बिंदी लगाई है। जब हम इसके बिंदी लगाते हैं उस अवस्था में ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। अगर बिंदी नहीं लगाई है तब तो ये सामान्य जो हमने पीछे बात की, यहाँ पे जो बात की डै की, तो ये सामान्य अवस्था वाला स्पर्श व्यंजन हो गया। लेकिन अगर इसकी बिंदी लगा देते हैं, बिंदी लगाने के बाद ये उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं या उस श्रेणी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ढ के अगर बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये उसी श्रेणी में चला जाता है जो हमने पीछे पढ़ा। लेकिन अगर इसकी बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है उत्क्षिप्त वर्ण। अब उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं उनमें हम यानी कि डै और जो ढ होते हैं उनमें कब तो बिंदी लगानी है और कब बिंदी नहीं लगानी है, उसके लिए नियम होते हैं। वो नियम हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे शब्द दे देगा और किसी में तो वो डै के अंदर और ढ के अंदर बिंदी लगाएगा और किसी में नहीं लगाएगा और बोलेगा कि बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन से शब्दों के अंदर डै और ढ के नीचे बिंदी आएगी और कौन से शब्दों में नहीं आएगी। तो नियम एक क्या कहता है, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो उनके नीचे बिंदी नहीं आती है। यानी कि अगर डै और ढ
इन दोनों शब्दों से अगर किसी शब्द की शुरुआत हो रही है तो उस अवस्था में इनके बीच बिंदी नहीं आएगी। जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, यानी कि डे, डह, डे, ढ, ढ, इनके ये शुरुआत हो रही है इन शब्दों की, इन्हीं शब्दों से, तो ये स्टार्टिंग में आ गए, इसलिए इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। दूसरा नियम क्या होता है कि यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। यानी कि ड और ढ से पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, जैसे ल या फिर मैं, इस प्रकार से, तो भी उस अवस्था में क्या होता है, ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं। जैसे पंडित, बुढ़ा, ढ से पहले आधा ड, अड्डा, ड से पहले आधा ड, ड से पहले आधा ण, मंडल आदि। इनमें क्या हो रहा है कि ड से पहले आधा शब्द आ रहा है, तो इसलिए इनके नीचे भी बिंदी नहीं लगाएंगे। अब अगर इन दोनों नियम के अलावा हमें कोई भी ड और ढ वाला शब्द दिखता है तो उनके अंदर बिंदी लगाना अनिवार्य होता है। जैसे पढ़ाई, इसके अंदर ना तो ये ड से शुरू हो रहा है ये शब्द और ना इससे पहले कोई आधा शब्द आ रहा है, तो इसके अंदर ढ के अंदर हमने बिंदी लगाई है। इसी प्रकार से लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि कौन से शब्दों के अंदर बिंदी लगानी है ड और ढ में और कौन से शब्दों में नहीं लगानी है। फिर बात करते हैं जो र होता है, वो हमने देखा कि कभी कभी तो शब्द के ऊपर आता है, जैसे वर्ण हम लिखते हैं, कभी कभी इस प्रकार से पैरों के अंदर आता है और कभी कभी शब्द के नीचे आता है। तो उसके लिए नियम क्या होते हैं कि कब तो वो इस प्रकार से नीचे आएगा, कब ऊपर आएगा और कब यहाँ पे पैरों में आएगा। तो उसके लिए नियम होते हैं, उन्हें बोलते हैं रैफ का या रे संबंधित नियम। यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, अब मैं क्या है, व्यंजन है, उससे पहले किसका उच्चारण आ रहा है, रे का, तो ये जो व्यंजन है इसके ऊपर हम इस रे को रख देंगे ऐसे, इस प्रकार से कर्म। धर्म में मैं क्या है, व्यंजन, और धैर्य में रे इससे पहले उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे। इसी प्रकार से वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थार्थ, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद। दूसरा नियम जो होता है वो होता है यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए और रे को उसी व्यंजन के मध्य में लिखा जाता है। यानी कि पहले क्या होता है, रे से पहले व्यंजन वर्ण आ रहा है, रे से पहले क्या आ रहा है, व्यंजन, तो उस अवस्था में जो रे होता है वो उसी के पैरों में चला जाता है। जैसे प्रकाश, पै और फिर आ रहा है आधा रे, तो इस प्रकार से प्रकाश उसके पैरों में चला गया। क्यों? क्योंकि जो पै है वो क्या है, व्यंजन है। यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए और इस प्रकार से प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता। तीसरा जो नियम होता है वो टै वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। टै वर्ग यानी कि टै, ठै, डै, ढै, ऐसे इस प्रकार से। तो जैसे राष्ट्र, अब ये टै है, अब यहाँ पे जो रे आएगा वो इसके नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये टै वर्ग से संबंधित है। इसी प्रकार से ट्रक, ड्राइवर, ड्रग, ड्रामा, श्रृंग, षडश, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने जो पहली क्लास थी आज हिंदी की उसमें वर्णों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।